नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज शिक्षा के चर्चा की कड़ी में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष। देश प्रेम, देशभक्ति की भावना और इंसान के अंतिम समय में मन की स्थिति को लेकर, जैसा कि यह सर्वसत्य है कि देश का निर्माण देश प्रेम की नींव पर ही संभव होता है। संसार में सभी देशों का अस्तित्व उनके देश प्रेमियों, देशभक्त नागरिकों से है। देश के लिए मर मिटने वाले हमारे जवान देश प्रेमी इस धरती पर देवदूतों के समान है। वे जीवन की संकुल भावना के इष्ट बनकर सबके लिए पूजनीय बनते हैं। भारत में मातृभूमि के ऐसे सच्चे सपूतों की कमी नहीं है। जहाँ तक देश सेवा और देशभक्ति की बात आती है, तो हर एक इंसान के अंदर एक विशेष प्रतिभा पाई जाती है और हर एक इंसान श्रमिक मजदूर वर्ग से लेकर सर्वोच्च देश के नागरिक, राष्ट्रपति महोदय तक अपने अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बल पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में देशभक्ति की भाव रखते हुए अपनी देश प्रेम की भावना को अपने कर्म, अपनी सेवा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक वर्ग, अध्यापक या प्राध्यापक वर्ग अपने शिक्षा दान के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। डॉक्टर, नर्स आदि अपनी चिकित्सा सेवा के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी देश सेवा अर्पित करते हैं। पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएसपी, होमगार्ड्स सभी अपनी प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से कहीं न कहीं देश की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। इवन निजी या सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में काम करने वाले हर एक वर्ग के कर्मचारी या अधिकारीगण भी हर दिन अपने कर्मों के माध्यम से, अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से सुबह से शाम तक अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। देश प्रेमी सदैव देश के हित में चिंतन में तत्पर होता है, देश के लोगों की भलाई के लिए निरंतर सजग रहता है और विशेषकर हम आम आदमी, हम आम सिविलियन के अंदर एक भावना है और वो भावना भी होनी चाहिए। सियाचिन के माइनस टेम्परेचर पे और गर्मी, धूप, बरसात हर ऋतुओं में हमारे सैनिक, हमारे सैनिकगण, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरपी डायरेक्टली देश सेवा में, देश हित में, देश की सुरक्षा हेतु अपनी सेवा प्रदान करते हैं और उनमें से कुछ शहीद भी हो जाते हैं। उनके लिए ऐसे देशभक्त शहीद को मैं नमन करता हूँ, उनके माता को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा करते हैं। लेकिन
सिविलियन के तौर पे हम सभी भारतवासी किसी न किसी तरह से देश की सेवा में ही अपने जीवन को अर्पित करते हैं और उस सेवा के माध्यम से जो पारिश्रमिक मिलती है उससे अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर गृहस्थी और अपने समाज के कल्याण हेतु अपना योगदान देते हैं। इस महान कार्य को देश प्रेमी ही ठीक कर समझ सकता है। समाज की सोच को बदलने से लेकर शिक्षा में सुधार तक सभी वर्तमान विषयों पर बल देना हमारे सरकार का मौलिक धर्म है और हम लोगों को जागरूक होना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। समय का सदुपयोग हर हाल में समग्रता के लिए करना उसका अभिष्ट है। भ्रष्ट आचरण को जड़ से समाप्त करने का विचार केवल देश प्रेमी ही कर सकता है। नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का संरक्षण उसका सहज कर्तव्य बोध है। उसका हर कदम मंगलमय भावना के साथ उठता है। देश प्रेमी सभी को जोड़ने की पहल करता है, तोड़ने की नहीं। आपस में भाईचारे और मैत्री की संदेश और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे भारतवर्ष की सदियों पुरानी संवर्धना है कि भारत हर हमेशा शांति और अहिंसा के पथ पर अपनी डेवलपमेंट पूरे विश्व के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ रखा है। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को, 130 करोड़ भारतवासियों को इस भारत भूमि पे जन्म लेने का गर्व महसूस करना चाहिए। देश प्रेमी सभी को समाज और अपने देश के प्रति अपनी दायित्व को समझते हुए अपने आप को अर्पण करते हैं। 60 साल की उम्र तक वो सिविलियन या प्रशासनिक सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद उनके अगली नई पीढ़ी उसी परंपरा को कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक का हित साधक है। प्रेम की असली व्याख्या देश प्रेमी से सीखी जाएगी। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, यही उसे सफलता का मंत्र देता है। निस्वार्थ सेवा और निश्चल सहायता एक देश प्रेमी और सच्चे देशभक्त के 2 हाथ हैं और 2 आँख हैं और 2 पैर हैं, जिसके सहारे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। देश प्रेमी को अपने उच्च आदर्श योग का अहंकार नहीं होता, क्योंकि यह परिणामी भोग के लिए कभी तत्पर नहीं होता। पद एवं प्रतिष्ठा उसे मोह नहीं, भय और लालच का प्रकोप नहीं होता। एक साधु के रूप में वह देशभक्त का प्रतीक है। जनता और सरकार तथा समस्त समाज को देश प्रेमी की असली तस्वीर को नमन करना चाहिए, क्योंकि देश प्रेमी नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा। देश का महत्व, देश की ताकत, देश की प्रगति, देश की मान मर्यादा, देश की अखंडता, देश की लाज, देश की स्थिरता, देश का भविष्य, देश का सम्मान रखने वाला देश प्रेमी ही देश का असली रक्षक है, देश का भगवान है देश प्रेमी। कुछ लोग विचारधाराओं के संयोग में फंसकर समालोचना को ही अपने जीवन का महत्व समझ लेते हैं, लेकिन ये समालोचना उनके अंतरात्मा की नहीं होती है। ये उनके समाज, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज का सदृश आईना है। वो अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, लेकिन एक सच्चे देशभक्त के नज़रिए से पूरी दुनिया को देखिए। देखने का निहित उद्देश्य आपको समझ में आएगा। हमारी वर्तमान सरकार अनेक स्तरों पर समाज के
हाशिए पर स्थित लोगों की सुधि ली है। किसानों की खास तौर पर चिंता की है। ये जड़ों को जीवंत करने से कम नहीं है। आज जब आत्मनिर्भर भारत और देशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने या फिर भारत केंद्रित शिक्षा की गंभीर चर्चा हो रही है, तो यह आशा बनती है कि देश स्वयं को और अपनी सांस्कृतिक शक्ति को जानेगा और उसके स्रोतों से ऊर्जा ग्रहण करेगा। वैश्विकता के आग्रह में कितना छलावा है, यह कोविड-19 महामारी के कहर से स्पष्ट हो रहा है। स्थानीय और आंतरिक शक्ति ही अंततः जीवनदायी सिद्ध हो रही है। ऐसे में इस स्वाधीनता दिवस जो कुछ दिन पहले हम लोग 15 अगस्त को मनाए, इस पर देश की प्रकृति के निकट जाने और उसके साथ आत्मीयता स्थापित करने का संकल्प लिया जाना चाहिए। अब मैं मनुष्य के मनस्थिति, सदाचार, दुराचार, सकारात्मक एवं नकारात्मक विचारधाराओं के प्रति भी कुछ विचार रखना चाहूँगा। जीवन के अंतिम पड़ाव की मनस्थिति अंततः महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में इसके दो महत्वपूर्ण विपरीत उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक रामायण काल में जटायु और दूसरे महाभारत काल में भीष्म पितामह। जटायु अंतिम समय में संतुष्टि के साथ मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार थे, वहीं भीष्म पितामह अंतिम समय में भयंकर पीड़ा से व्यथित थे। असल में सीता हरण के दौरान एक नारी की अस्मिता रक्षा के लिए जटायु ने रावण का प्रतिरोध किया था, वहीं भीष्म समर्थ एवं शक्तिशाली होने के बावजूद चुपचाप अपनी कुलवधू के भरे दरबार में हुए अपमान को देखते रहे। रणभूमि में भीष्म के तमाम बाण लगे और सरसैया पर पड़े पड़े उन्हें असह्यता वेदना से गुजरना पड़ा। इस विषय पे, इस महाकाव्यों के विषय पे हमारे दार्शनिक एवं इतिहासकारों के अनुसार भीष्म पितामह की यह पीड़ा घावों के कारण नहीं, बल्कि उनके उन दायित्वों के कारण हो रही थी जो वे चाहकर भी पूरे नहीं कर सके। उनका जीवन उदाहरण है, यदि समर्थ है तो अधर्म का प्रतिरोध अवश्य किया जाना चाहिए। जीवन के सुखद समय में मनुष्य अपने तर्क वितर्क से गलत को भी सही ठहराता रहता है, परंतु अंतिम समय में जब उसकी शक्ति छीन हो जाती है, तब उसके अनैतिक कर्म और उसके प्रति दिखाई गई उदासीनता भारी पीड़ा के रूप में उसे अवश्य व्यथित करती है। लेकिन तब तक समय हाथ से निकल गया होता है और वह कुछ कर नहीं पाते। वही जीवन की सत्य है और नैतिकता का साथ देने वाले व्यक्ति को अंत समय में परम आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है, जैसा कि जटायु एक पक्षी होते हुए भी कर रहे थे। ऐसा प्राणी अपनी मृत्यु को भी खुशी खुशी गले लगाता है, परंतु अनैतिक कर्म करने वाला व्यक्ति अनजाने भय से मृत्यु के समय भारी मानसिक पीड़ा का सामना करता है और वो अपना जीवन अपने कर्तव्य पथों से विच्युत होकर सिर्फ समालोचना और अगले की बुराई, दोष आदि के ऊपर अपना स्वरूप, अपने संस्कार की दोष जाहिर करते हैं। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को जीवन में अनैतिक तथा बुरे कर्मों को न तो करना चाहिए और न ही उनका साथ देना चाहिए, जिससे अंत समय में वो साफ तथा सरल हृदय से बिना कोई बोझ लिए संसार से विदा ले सके, जैसा जटायु ने किया। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा के निहित उद्देश्य मेरी यह थी कि अपने कर्तव्य, अपने संस्कार, भारत भूमि की मान प्रतिष्ठा, भारत भूमि की जो पूरे विश्व में सदियों, हजारों वर्षों पहले जो इस भूमि की विशेषता पूरे विश्व के सामने थी और कभी हम विश्व गुरु भी कहलाते थे। आइए अपने सुविचार, अपने सच्चे कर्मों और कर्तव्यों के पथ पर आगे चलते हुए पुनः एक बार देश सेवा, देशभक्ति में अपने बचे हुए अवशिष्ट समय हर दिन व्यतीत करें
अच्छे विचारों के द्वारा जरूर भारत की कायाकल्प होगी। यह मेरी पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूरी आस्था है, पूर्ण आस्था है। धन्यवाद। अगले दिन मैं फिर कड़ी के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए चर्चा को मैं विराम देता हूँ और सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों से निवेदन है, मेरी इस चर्चा के दौरान कही हुई विशेष बातें अगर आपके दिल को छुए तो ज़रूर जागरूक बने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। कहा जाता है कि अपने समय से संवाद के लिए पूर्व परंपरा और ज्ञान की पहचाना जरूरी होता है। हमारे ही इस भारत भूमि में बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, विवेकानंद, गांधी आदि ने यह काम किया था। लोक जीवन से निकटता और उसे स्रोत के रूप में ग्रहण करने का यह जो काम किया गया, उसके प्रति जन नेताओं को लोक रुचि धीरे धीरे कम होती गई है। आम आदमी राज्य नामक मशीन पर पुर्जा होता गया। आर्थिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र में मनुष्य की सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी। विभिन्न रूपों में हिंसा अपरिहार्य होती है। स्वतंत्रता अपने प्रति ईमानदारी और अपने ढंग से जीवन जीने का अवसर है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य परस्पर निर्भर होते हैं। इसलिए हमें समग्र या अखंड जीवन की अभिव्यक्ति भी बनाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए निजी लाभ के भाव से ऊपर उठने की आवश्यकता है। इसके लिए आत्मानुशासन आवश्यक होगा। गांधी जी ने आगाह किया था कि भारत की राह पश्चिमी दुनिया की अनुकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसा करने में भारत की आत्मा खो जाएगी और उसे खोकर वह बचेगा नहीं। अपने और विश्व हित में उसे इसका प्रतिकार करना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम जो भारतवर्ष की एक विशेष मान्यता रही है, भाईचारे, मैत्री, विविधता में अनेकता के बीच एकता, इसको हम लोग समझें और समझने की ज़रूरी है। धन्यवाद।